अगर किसी को वो बनना है जो आप बनो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉयर, के पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि उसको लॉ क्यों ज्वाइन करना है। सुप्रीम कोर्ट के किसी काउंसिल को आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आप इंडिविजुअली वहां पर नहीं अपीयर हो सकते। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आई एम श्योर यू आर वन ऑफ देम, जो चाहते हैं लोगों की हेल्प करना। जनरली देखते हैं एक कोई भी केस टच हो जा रहा है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड लॉयर। एक बहुत कहावत है कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है। ये सच है। लॉ इतनी इजीएस्ट फील्ड हो चुकी है, जिसके पास जब भी ऑप्शन है वो लॉ परस्यू कर रहा है। सेटिस्फाई। एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी आपको अगर गारंटी देता है किसी भी चीज की, हमारी फील्ड में कभी कोई गारंटी नहीं होती ही नहीं है। तो ऐसा कोई एडवोकेट नहीं है जो मेहनत नहीं करता अपनी फील्ड में। सब दिन रात सुबह शाम अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ करके लगे होते। वी हैव नो पर्सनल स्पेस फॉर आवरसेल्व्स। वी डोंट डू पार्टीज, हम आउटिंग्स नहीं जाते, हम घूमने नहीं जाते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। कि कोई कंपनी है उसे किस लेवल पे एक लॉयर को वो करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए कि अब ना उसके टीम में एक लॉयर भी हो। जब आपके दिमाग में आइडिया आ गया ना, तभी से आपको एडवोकेट चाहिए। ओके ओके देंगे, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर देंगे, वो दुनिया भर का ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ेंगे जहां वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लीगल छोड़ के। देर आफ्टर अगर आपका मतलब ये सारी ना आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है और किस किस लाइसेंस की, एग्रीमेंट्स की रिक्वायरमेंट। देखिए, एजुकेशन तो सबको है, बट लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लीगल में। जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया लोग जब बहुत ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं तब लीगल में आते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इनिशियल स्टेज पे आ जाओ, ताकि वो चीज नासूर ना बन पाए। क्योंकि एक यूनिकॉर्न देखना चाहते हो तो यूनिकॉर्न आप तभी बनोगे जब आप लीगली सिक्योर होगे। Hi Shraddha, welcome to This is Imperative podcast. I hope you're good. Thank you so much and thank you for having me here. मैं थैंक यू एक्चुअली, अब अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आए हो, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़े में बता दीजिए कि आप क्या करते हो इस वक्त, मतलब आपकी पोजीशन क्या है, व्हाट यू डू राइट नाउ। Right now I practice in Supreme Court of India. I'm an advocate by profession. Okay, great. And I deal in civil, criminal and matrimonial cases. Civil and matrimonial. Okay. Civil, criminal, matrimonial, corporate. Okay, great. ठीक है, तो उसके पहले हम और आगे बढ़े, अगर आप अपने एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि स्कूल, कॉलेज, आप ये बने, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट लॉयर बने कैसे, तो उस प्रोसेस को थोड़े में अगर आप बता दो तो। मेरा born and brought up एजुकेशन वगैरह सारा सब कुछ बरेली से है। Thereafter I started practicing in Lucknow. I joined a law firm. There I worked for almost 2 years. उसके बाद I was the head of a startup. Thereafter in 2019 मैं अपनी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर दिया था। हेड ऑफ द स्टार्ट, लाइक आपका खुद का स्टार्टअप था? I was working. अच्छा, I was working there. I was an employee there. ओके ग्रेट। तो वो स्टार्टअप इसी फील्ड से था या फिर कोई और फील्ड? स्टार्टअप, जनरल स्टार्टअप। अच्छा। तो उसका जो लीगल सेगमेंट है वो सारा मैं लुक आफ्टर करती थी। लेट इट बी ड्राफ्टिंग ऑफ एनी रेंज ऑफ कॉर्पोरेट और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, और लेट इट बी लिटिगेशन। समटाइम्स लिटिगेशन मीन्स कभी कोई हम पे एफआईआर हो गया या कोई ऐसा लीगल मैटर आ गया जिसमें क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है, सीआरपीसी इन्वॉल्व है, आईपीसी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली आई वाज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। ओके, यानी आपको अच्छा खासा नॉलेज है। तो अभी आपका खुद का भी कोई फर्म है या फिर इट ओनली लाइक सुप्रीम कोर्ट लॉयर? नहीं, मेरा अपना खुद का लॉ फर्म है जिसका नाम है VHS लीगल एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स। सो वी आर अ टीम ऑफ 14 lawyers. We are empanelment, like we have empanelment with many of the PSUs, like I am counsel for Coal India, Strindal Coalfields Limited, NABARD, SBI, etc. ग्रेट यार, क्वेश्चन से स्टार्ट करता है कि अगर किसी को वो बनना है जो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉयर, तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? लेट्स से ही इज इन स्कूल, ही और शी इज इन स्कूल, तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो उसके पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि उसको लॉ क्यों ज्वाइन करना है। देखिए, लॉ में भी ना बहुत सारे वेरिएशंस है। लाइक अगर आपने LLB किया हुआ है तो आपके पास कॉर्पोरेट लॉयर बनने का, लाइक इन कंपनीज, IT कंपनीज आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक विप्रो, TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर, एक्सेट्रा। सो ये जो IT कंपनीज है वहां पर आप लॉ ऑफिसर बन सकते हो, अपना उनका लीगल डिपार्टमेंट होता है।
आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, आप सिविल लॉयर बन सकते हो, आप एक स्पेशलाइज्ड लॉयर भी बन सकते हो। अब अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट आने की, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको 1 साल का प्रैक्टिस चाहिए होता है। आफ्टर अ ईयर ऑफ प्रैक्टिस आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी पैनल चाहिए होता है, तो आपके पास 3 साल का बेयर मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 to 5 years। तभी आपको कोई पैनल मिलेगा, अगर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का है। अदरवाइज ऑल्सो देर आर प्राइवेट कंपनीज जो विदाउट एक्सपीरियंस लाइक सीइंग ऑफ 3 to 5 years वो इम्पैनल्ड करती हैं। बट अगर आपको इम्पैनलमेंट चाहिए ऑफ अ गुड कंपनी फॉर लाइक दे कैन बी PSUs और एनीथिंग एल्स, तो बेयर मिनिमम आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस प्रैक्टिस में होता है, लाइक लोअर कोर्ट्स में होता है? हाँ जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास किस कोर्ट का एक्सपीरियंस है, वो आपका फ्रॉम द डे ऑफ योर रजिस्ट्रेशन से काउंट होना शुरू हो जाता है। मेरा सजेशन ये है कि अगर ग्राउंड प्रैक्टिस रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस रहेगी, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस रहेगी, कोर्ट्स में काम करना आसान होता है। लेट सपोज किसी को एनी हाउ पैनल मिल जाता है, बट ही और शी हैव नो नॉलेज ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स, देन देयर मे बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि कोर्ट में फंक्शनिंग कैसे करनी है, कोर्ट में वर्किंग कैसे करना है, वही प्रॉब्लम आएगा। ओके ओके। सो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, लाइक लेट्स से कि उसने लॉ, हमने लॉ की पढ़ाई कर ली, 5 साल की होती है गेस, तो हमने लॉ की 3 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है। ओके ओके अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करेंगे तो आपका 3 साल का होगा, और अगर आप आफ्टर 12th करेंगे तो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 5 साल का होता है। ओके। तो हमने कर ली, उसके बाद हमें किस लेवल पे मतलब हम फिर सिविल कोर्ट के लिए होते हैं या फिर सीधे हाई कोर्ट? किसी भी कोर्ट्स में आप प्रैक्टिस अच्छा। कर सकते हो, लाइक ओके सुप्रीम कोर्ट के किसी काउंसिल को आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आप इंडिविजुअली वहां पर नहीं अपियर हो सकते अगर आपको 1 साल का। इंडिविजुअली हम केस नहीं लड़ सकते हैं, लाइक कोई है ऑलरेडी बिग लॉयर, उसके अंडर काम कर सकते हैं इस तरह से? हाँ, 1 साल के लिए, मतलब जैसे अगर आप अदर कोर्ट्स में हो तो अदर कोर्ट्स में आप लाइक हाई कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो अगर आप बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो अगर और आपका AIB क्लियर्ड है, तो फिर आप अपियर हो सकते हो। अब आजकल एक मैंडेटरी पार्ट ये हो गया है कि इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, तो आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम विद इन 2 years क्लियर करना मैंडेटरी है। अदरवाइज अगर हमारा जो हमको रजिस्ट्रेशन मिलता है, हमारा जो एनरोलमेंट होता है, वो सस्पेंड हो जाएगा। तो जैसे हम हमारा रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमें एक एनरोलमेंट नंबर इशू होता है, जिसे हम हमारा लाइसेंस नंबर भी बोलते हैं। जैसे ही हमको वो लाइसेंस नंबर इशू होता है, इमीडिएटली 1 साल में आई गेस 2 बार ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जाम होता है, वो हमको क्लियर करना होता है। उसके बाद जो हमारा एनरोलमेंट नंबर है वो परमानेंट हो जाता है। अगर विद इन 2 years हम उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, तो हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। ओ, उसके बाद क्या होता है सस्पेंड होने के बाद? आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब फिर आपका वो जो करियर है वहीं पे एंड हो जाता है? हाँ, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ना नॉर्मल जो होता है ना, लाइक जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो एक जो परसेप्शन आता था, जो आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता, बिकॉज हम मतलब मैं इंजीनियरिंग से हूँ तो इतना ज्यादा मेरा कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी जो सुनने को मिलता है कि आइदर लॉयर्स आर वेरी सक्सेसफुल, कि मतलब वो बहुत कमा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, फेमस है, या फिर जो होते हैं वो प्रैक्टिस ही करते रह जाते हैं। नाउ दिस इज मे बी टोटली डिफरेंट, क्योंकि ऐसा हर फील्ड में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, हर जगह होता है। बट क्योंकि हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़े में बता दें कि क्या कंट्रीब्यूट करता है कि आप सक्सेसफुल हो, और क्या कंट्रीब्यूट करता है कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हो, लाइक आपको पता होगा क्योंकि आप उस फील्ड से हो, आपने कई लोगों को देखा होगा। देखिए, लिटिगेशन में ना ऐसा नहीं होता कि कौन सक्सेसफुल है या कौन सक्सेसफुल नहीं है। लिटिगेशन इज ऑल अबाउट किसी के पास वॉल्यूम काम का ज्यादा है, वॉल्यूम काम का कम है। लिटिगेशन के साथ, लॉ के साथ, इस पर्टिकुलर फील्ड के साथ, ये इकलौती ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भूखा नहीं मरता। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है, तो आप अपना घर पाल लोगे, आप अपने बच्चे पाल लोगे, आप अपने घर को सर्वाइव कर ले जाओगे। तो इस फील्ड में कभी भी कोई अनसक्सेसफुल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ कैसे और अच्छी ली जा सकती है। तो अगर किसी भी इंसान ने LLB किया है और वो ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम क्लियर्ड है, और वो अपना प्रैक्टिस किसी भी वे में कर सकता है जो भी उसका सूटेबल और उसका जोन हो, तो वो सक्सेसफुल है। तो लॉ में कोई फेल नहीं होता कभी, ये एक लॉ का बेस्ट पार्ट है। ये इकलौती ऐसी फील्ड है जहां कोई फेल नहीं होता। बट हम ग्रोथ की अगर बात करते हैं, तो इट नीड्स डेडिकेशन, इट नीड्स पैशन, क्योंकि जब हम केसेस पे काम करते हैं ना, तो कोई दिन नहीं होता, कोई रात नहीं होता हमारा।
कभी कभी हमें 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे भी एक स्ट्रेच में काम करना होता है, क्योंकि हमें किसी केस पे काम करना है, ड्राफ्टिंग करनी है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो लॉन्ग स्ट्रेच वाला काम होता है। अगर आप मोटिवेटेड हो, लाइक मैं हार्ड कोर लिटिगेशन लॉयर हूँ, आई लव कंटेस्टिंग केसेस इन कोर्ट्स। कोर्ट्स में जाना इज लाइक मुझे बहुत प्लेजर मिलता है। मुझे अगर मुझे कोर्ट में सुबह से लेकर शाम तक आप खड़ा कर दो और मुझे पूरे दिन आर्ग्यू करना है, आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, डिस्पाइट ऑफ मुझे पानी मिला है, खाना मिला है या नहीं मिला है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो लॉ इज माई पैशन, मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आपको लॉ बहुत पसंद है तो आप ना पूरे दिन काम कर पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ केसेस होते हैं आपके पास में, बहुत ज्यादा फाइल्स होती है, 1000 नंबर ऑफ फाइल्स होती है आपके पास में। जो हमारे पास ड्राफ्टिंग आते हैं, पेजेस आते हैं, उसमें भी काफी सारे 500, 1000, 2000 नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। अगर वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो आप फिर अपने केस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लिटिगेशन में अगर अपना इंटरेस्ट इंकलकेट करना है, तो आपको ना इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्लाइंट को सुनना होता है, क्लाइंट को समझना होता है, क्लाइंट को उसका जो भी रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको बताना होता है कि इसकी ये रिक्वायरमेंट है और इसका ये सोल्यूशन है। उसको सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो ना, कोई इंसान आपके पास आउट ऑफ नोवेयर से आ रहा है और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो फिर आप कैसे उसको सोल्यूशन दोगे? तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, उसको समझाओगे, और फिर उसकी प्रॉब्लम को आप ड्राफ्ट करोगे केस के फॉर्म में। तो अगर इंटरेस्ट होगा तो हो सकता है उस केस में 24 घंटे भी लग सकते हैं, 58 घंटे भी लग सकते हैं, 72 घंटे भी लग सकते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है, कोई नेवर एंडिंग टाइम है। इंटरेस्ट है तो अच्छे से कर पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा बोरियत आ जाती है। तो सिर्फ इंटरेस्ट का खेल है कि आप किस चीज को आगे परसुएट कर रहे हो, दैट्स इट। ओके, तो वैसे तो मैं ये क्वेश्चन बाद में पूछने वाली थी, लेकिन अभी क्योंकि कॉमन पब्लिक जो होती है वो बहुत डरती है, लाइक लॉयर से, केसेस से, उन सब चीजों से। क्योंकि एक कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आई एम श्योर यू आर वन ऑफ देम, जो चाहते हैं लोगों की हेल्प करना। बट कुछ लोग होते हैं जो दे दे डोंट वांट टू। बट हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं चाहता है, बट वो स्ट्रेच हो जाता है, जो हम जनरली देखते हैं, एक कोई भी केस स्ट्रेच हो जा रहा है। तो हाउ टू, मतलब ये बहुत कठिन है, बट स्टिल हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड लॉयर, कि मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे समझ में आ जाए कि यार ये लॉयर सही है, मेरी हेल्प करना चाहता है जेन्युइनली। मतलब पेमेंट वगैरह तो ठीक है, वो साइड की बात है, बट एक जो हेल्प होती है कि हाँ, जो मैं फंसी हुई हूँ उसमें से मैं निकल जाऊं, एक तो ये चीज होगी। दूसरी ये कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और या फिर सेलेक्ट भी कर रहे हो तो कैसे सेलेक्ट करोगे, कि अगर आप किसी को ऑलरेडी हो, आपके वो साथ है आपके, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करो कि यार ये सही नहीं है, एंड अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो सेलेक्ट कैसे करो, लाइक शॉर्ट में। देखिए, ये बहुत वाजिब क्वेश्चन है और ये होता है। जो आपका क्वेश्चन है बहुत जेन्यून है, और इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अल्टीमेटली गो थ्रू अ रिलायबल सोर्स। लाइकवाइज अगर आप मेरे बारे में भी देखोगे तो यू गेट सो मेनी थिंग अबाउट मी ऑन गूगल। तो कोई इंसान अगर काम कर रहा है ना, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, तो आपको उसके बारे में कहीं ना कहीं से दिख जाएगा, विजिबिलिटी दिख जाएगी उसकी। आपको उसके बारे में गूगल से दिख जाएगा, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिख जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी रेफरल के थ्रू नहीं जा रहे हो, आप आउट ऑफ नोवेयर किसी एडवोकेट को पिक कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ो। सबके बारे में अवेलेबल होता है, देर इज नो एडवोकेट, अगर वो सीजन एडवोकेट है और प्रॉपर लिटिगेशन कर रहा है, प्रॉपर केसेस कंटेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके बारे में हम नहीं डालते तो मीडिया डाल देती है। कई बार हमारे भी न्यूज चैनल्स होते हैं, वो डाल देते हैं, रिपोर्टेबल जजमेंट्स होते हैं, वो पढ़ जाते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा लॉयर है तो आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिसिंग लॉयर है या नहीं है। थोड़ा भी अगर समझदार व्यक्ति होता है, उसको बात करके समझ में आ जाता है कि ये प्रैक्टिसिंग है या नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि लॉ के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगी, कि एक बहुत कहावत है कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है। ये सच है, क्योंकि आई हैव सीन केसेस जहां पर लेडीज घर में है, वो लॉ कर रही है, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है वो लॉ कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी लॉ कर रहे हैं। तो लॉ इतनी इजिएस्ट फील्ड हो चुकी है, जिसके पास जब भी ऑप्शन है वो लॉ परस्यू कर रहा है। 3 साल की डिग्री उसके पास भी है, 3 साल की डिग्री मेरे पास भी है, उसने भी यही भी क्लियर कर लिया, अब वो एक एडवोकेट आ गया, बट उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उसने जो एग्जाम्स दिए थे ना, वो पढ़ के नहीं दिए थे, वो 30 क्वेश्चन की जो कुंजी आती है वो पढ़ के दिए थे। गोल लॉयर बनना नहीं था, बट अल्टीमेटली सबके लिए सभी लॉयर है। तो आपको बात करते करते उस एडवोकेट से पता चल जाएगा कि ये कितना एक्सपीरियंस्ड है। अगर नहीं भी है, अगर आप उनके चैम्बर पे जाओगे, चैम्बर पे नंबर ऑफ क्लाइंट से पता चल जाएगा कि ये कितना, मतलब इज इन टू प्रैक्टिस और नॉट, या फिर टाइम पास के लिए लॉ किया था। और सजेशन मेरा ये है कि हमेशा किसी ना किसी रेफरल के थ्रू जाएं।
और जिस भी एडवोकेट के पास जा रहे हैं उसके बारे में पता करके जाए। थोड़ा सा जिसके पास जा रहे हैं उसके बारे में भी पता कर लें कि आप किस एडवोकेट के पास में जा रहे हो, क्योंकि पता चल जाता है। लेट सपोज अगर आप मेरे बारे में पता करना चाहोगे तो आपको इजीली मेरे बारे में पता चल जाएगा, लोग बता देंगे कि मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ। थोड़ा सा रिसर्च करके जाए जिस भी एडवोकेट के पास में जा रहे हैं, और एवरीथिंग कम्स विद कॉस्ट। तो मोस्टली जिन लोगों का मैटर स्ट्रेच होता है ना, वो मैटर स्ट्रेच ही इसलिए होता है क्योंकि वो थोड़े से एक ऐसे किसी के पास चले जाते हैं जिसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम होता है। जब एक्सपीरियंस कम होगा तो चीजें ड्रैग होंगी। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए, इट कम्स विद कॉस्ट। गो टू अ गुड लॉयर, पे हिज और हर फीस, और मेटा कंटेस्ट कराइए, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ओके। अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्लाइंट कि वो किस लॉयर के पास में जा रहा है, कितना रिसर्च करके जा रहा है, क्योंकि मैटर आपका तो रिसर्च भी आप ही को करना पड़ेगा। ट्रू। तो अगर आप अपने मैटर के बारे में रिसर्च करके जा रहे हो और वो एडवोकेट अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई, एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी आपको अगर गारंटी देता है किसी भी चीज की, हमारी फील्ड में कभी कोई गारंटी नहीं होती, होती ही नहीं है। आप अगर मेरे पास भी आओगे ना कि ये काम कराना है, ऐसे आई ट्राई माई बेस्ट, आई नॉट से करा दूंगी, क्योंकि जजमेंट मेरे हाथ में नहीं है, जजमेंट जज के हाथ में है। सो आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू आउट माई थिंग्स। मैं अपने केसेस में जान लगा देती हूँ, बट देर इज नो गारंटी। सो अगर कोई आपको किसी केस की गारंटी देता है तो वहां थोड़ा अलर्ट हो जाओ। अदरवाइज तो सारे एडवोकेट्स अच्छे हैं, सब अपना काम बहुत मेहनत के साथ में करते हैं। ऐसा कोई एडवोकेट नहीं है जो मेहनत नहीं करता अपनी फील्ड में। सब दिन रात सुबह शाम अपनी पर्सनल लाइफ छोड़ करके लगे होते हैं। देर इज नो सिंगल एडवोकेट आई हैव फाउंड जिसने अपनी पर्सनल लाइफ क्रिप्पल नहीं की हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। वी हैव नो पर्सनल स्पेस फॉर आवर सेल्स, वी डोंट डू पार्टीज, हम आउटिंग्स नहीं जाते, हम घूमने नहीं जाते, हमारे पास टाइम ही नहीं है। वी आर इन टू केसेस 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 एंड केसेस, सो दिस इज आवर लाइफ। हाँ, वो तो मुझे दिखा जितने टाइम में मैंने आपसे बात किया। ट्रू, ट्रू, ट्रू। ठीक है, तो हम इस पे जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, क्योंकि आपका इस पे भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो हम जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ना अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस लेवल पे कोई भी कंपनी ले लीजिए आप अपने हिसाब से, कि कोई कंपनी है उसे किस लेवल पे एक लॉयर को वो करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए कि अब ना उसके टीम में एक लॉयर भी हो, लाइक ताकि वो आगे के लॉ सूट्स वगैरह के लिए या फिर चीजों के लिए तैयार रहे। जब आपके दिमाग में आइडिया आ गया ना, तभी से आपको एडवोकेट चाहिए, ओके, ओके। फ्रॉम दैट वेरी स्टेज। ठीक है, अब ठीक मैं है। आपको बताती हूँ क्यों आपको चाहिए। लेट सपोज आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने सोचा, सोचने से ही जाते हैं, कि आपने सोचा कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एंड देयर आफ्टर आपने क्या किया कि आपने सोचा मैं अकेले इस पे कैसे काम कर पाऊंगी, ये को फाउंडर लेकर के आती हूँ, या अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करती हूँ, फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस करती हूँ, XYZ को भी हो सकता है। अब आपका जो आइडिया था वो एकदम यूनिक था। आपने क्या करा, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, अपने कजिन के साथ डिस्कस किया, किसी भी के साथ भी डिस्कस किया, उसको वो आइडिया बहुत अच्छा लग गया। उसने क्या करा, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ जाकर के डिस्कस किया, किसी के पास इन्वेस्टमेंट था, उसने आपके आइडिया में इन्वेस्ट किया, वो आपका आइडिया उसका हो गया। नुकसान में कौन रहा? आप। तो जैसे ही आपके दिमाग में आइडिया आया, अगेन गेट अ गुड लॉयर, उसके साथ अपना डिस्कस करो। कोई लॉयर आपका आइडिया कभी फ्लोट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ आपकी आपको सेफ सिक्योर कैसे करना है, उसको सिर्फ इसी बात से मतलब है, उसको और किसी बात से मतलब नहीं है। तो आपको अपना आइडिया अपने एडवोकेट के साथ आप डिस्कस करो, और आप उससे पूछो कि मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेट सपोज अगर किसी के पास कोई भी आइडिया है और वो किसी के साथ उस आइडिया को डिस्कस करना चाहते हैं, सबसे पहले वो NDA साइन कराए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। उसमें वो सारे क्लॉज डाले कि मेरा जो भी आइडिया है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो आप किसी और के साथ डिस्कस नहीं करोगे। अगर आप करते हो इट विल बी अ वॉयलेशन ऑफ लॉ, और फिर मैं आपको स्यू करूंगी। आपका काइंड ऑफ थोड़ा सा आइडिया सिक्योर हो गया। देर आफ्टर आपने अपने उसी फ्रेंड के साथ में जिसके साथ आपने NDA किया था, आप उसी के साथ बिजनेस आगे करना चाहते हो, ही और शी कैन बी योर को फाउंडर, आप उसके साथ को फाउंडर एग्रीमेंट कराओ। को फाउंडर एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस सबसे बड़ी क्या गलती क्या करते हैं इनिशियल स्टेज की, अगर मैं आपको बात बताऊं, वो कभी भी लीगल में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। वो सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस में इन्वेस्ट कर देंगे, वो इधर उधर इन्वेस्ट कर देंगे, डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर देंगे, वो दुनिया भर का ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ेंगे जहां वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लीगल छोड़ के। और लीगल में जाएंगे तो वो गूगल डॉक्स पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, टेम्पलेट्स उठाएंगे, उसको करेंगे, भर भरा के साइन कर लिया, दिस आई हैव सीन। क्योंकि जब मैटर आता है ना डिस्प्यूट में, तब हमें दिखता है, मैंने कहा ये एग्रीमेंट किसने बनाया था, गूगल से लिया था। तो बी वेरी श्योर कि मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट कभी गूगल पे नहीं मिलता, मैं नहीं डालती।
और मैं सबके लिए स्क्रैच से डॉक्यूमेंट बनाती हूँ। एआई दिमाग ने बनाया है, एआई को दिमाग ने नहीं बनाया है। तो जहां तक दिमाग सोच सकता है वहां तक एआई नहीं सोच सकता, राइट? तो लोग क्या करते हैं कि गूगल से टेम्पलेट्स उठाई, उसको एडिट करा, साइन करा लिया। बहुत छोटे छोटे ना लीगल क्लॉजेस होते हैं जो ध्यान रखना पड़ता है। डिस्प्यूट क्लॉजेस हो गया, रेजोल्यूशन क्लॉजेस हो गया, कभी कोई ऐसी कैलेमिटी आ गई, फोर्स मेजर क्लॉज जो कि कोविड टाइम में कितना इंपॉर्टेंट हाइप किया था, क्योंकि फोर्स मेजर ने बहुत सारे बिजनेसेस को बचाया था, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी बचाया था, बहुत सारे बिजनेसेस को भी बचाया था, फाउंडर्स को भी बचाया था। अगर वो क्लॉज नहीं होता तो कितनी सारी कंपनीज डिसॉल्व हो गई होती, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या क्लॉज था, अगर आप थोड़ा सा बता दें? फोर्स मेजर एक ऐसा क्लॉज है कि अगर कोई कैलेमिटी आ जाती है कभी भी, किसी भी जगह भी, अगर किसी भी बिजनेस के दौरान, तो वहां पर एक ऑटोमेटिकली ना एक सेटलमेंट सॉर्ट ऑफ होता है, एक डिटेल एक क्लॉज रहता है, बट इट्स दैट क्लॉज जो कि बिजनेस को कहीं ना कहीं, बिजनेस पार्टनर्स को सेव करता है, इन्वेस्टर को भी सेव करता है, जो कि बताता है कि अगर कोई भी कैलेमिटी आ जाती है तो उससे अगर बिजनेस सफर करता है तो आई नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ओके। तो अल्टीमेटली दैट हैज टू बी वेरी डिटेल्ड एंड दैट हैज टू बी इन राइटिंग, राइट? तो अब आप सोचो, ये मैंने आपको कुछ बातें बताई है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोग क्या करते हैं, लोग लीगल पे कभी इन्वेस्ट नहीं करते। सो अगर आप अपना बिजनेस के लिए अगर आप फंड्स रख रहे हो तो एटलीस्ट उसका 1/4 आप लीगल के लिए भी रखो, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो लीगल पे इन्वेस्ट नहीं करता वो फ्यूचर स्टेज पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है। देर आर क्लाइंट्स ऑफ माइंड जिनको मैं हमेशा कहती थी कि आप ये करवा लो, को फाउंडर एग्रीमेंट करवा लो, तो उन्होंने बोला अरे बहुत अच्छा दोस्ती है, मेरा भाई है, ये कैसे मेरे को दगा देगा। अब वो जितने सारे भाई हैं ऑलमोस्ट सब भाइयों का मैं मैटर कंटेस्ट कर रही हूँ, और फोर टाइम कॉस्ट पे। ओके। लिटिगेशन का कॉस्ट ऐड हो गया, और अगर आप एग्रीमेंट कराते तो सिर्फ आपका एग्रीमेंट का कॉस्ट जाता। अब ये तो आपका कोर्ट फी जाएगा, हियरिंग फीस जाएगा, सब कुछ जाएगा, ड्राफ्टिंग फीस, सोचो आपका कितना बढ़ गया। और मैटर जब तक चलेगा तब तक आपको मुझे फीस पे करना होगा। और वहां पर आपको क्या फायदा था कि आपका इनिशियल स्टेज में आपको छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना था, बट आप फ्यूचर के लिए सेफ थे, क्योंकि दोनों लोगों ने, पार्टीज ने साइन किया हुआ, सबको पता हुआ है, पेपर साइंड है, अगर मैंने कोई भी नॉनसेंस किया तो मैं फंसूंगा। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, लेकिन लोग नहीं लेते हैं। तो अगर आप इनिशियल स्टेज पे अगर समझ जा रहे हो, सोच ले रहे हो चीजों के लिए कि मुझे ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये वो सावधानी है जो लेनी ही लेनी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो जहां से आपके दिमाग में सोच आई ना कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, फ्रॉम वेरी दैट पॉइंट अच्छा एडवोकेट एंगेज कर लो जो आपको फ्यूचर के हैसल से बचाता रहेगा। मतलब चॉइस बिजनेस वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, वो इनिशियल स्टेज पे पैसा खर्च करना चाहता है या फ्यूचर स्टेज पे पैसा खर्च करना चाहता है। खर्च जरूर होता है, दैट आई कैन गिव इन राइटिंग। राइट। ठीक है, तो आपने ना बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इसमें बता दी हैं जो मुझे पूछना था आपसे, कि कोई एग्जांपल अगर आप है जिसमें आपने देखा हो कि कोई स्टार्टअप इसने फेस किया हो ऐसी प्रॉब्लम्स, बट इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा डिटेल में हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो हम फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्टली फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स ही आते हैं, लड़ाई घूम फिर के पैसे की ही है, सबके साथ अच्छा। पैसे की लड़ाई है, कहीं कोई और लड़ाई नहीं है, कहीं नेम की, फेम की, किसी चीज की लड़ाई नहीं होती है, हमेशा पैसे की लड़ाई होती है। पैसा अगर स्टार्टिंग में मैनेज कर लो, प्रॉफिट लॉस कैसे मैनेज होगा, कैसे कंपनी चलेगी, कुछ अगर एक्सपेंस आया तो कैसे बियर होगा, सबसे ज्यादा पैसे पर लड़ाई आती है। तो अगर पैसा अगर डे वन ही अगर आपने सेटल कर लिया तो बिजनेस अच्छा चलता है। देर आर बिग स्टार्टअप्स जिनका मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया था, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। ओके। यानी कि जब जो स्टार्टिंग फेज होता है स्टार्टअप स्टार्ट करने का, और आपके जितने भी लोग आपने हैं, तो यानी आप उन सभी का जो रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो, शेयर रेशियो, वो सारा शुरू में ही लीगलाइज कर लीजिए, ताकि आगे बिजनेस प्रॉफिट शेयर के साथ साथ बिजनेस चलेगा कैसे, वो हाँ, सब कुछ राइटिंग में सब होना कुछ, चाहिए। यानी सेटिंग अप में सब कुछ ही आ जाता है कि आपके सारे प्रोसीजर आपके लीगलाइज होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, हाँ जी। विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका लॉयर है, वो जो आपको बता रहा है। हाँ, मतलब बी ओपन टू योर लॉयर, हैव अ ट्रस्टवर्दी लॉयर, और उसके साथ सब कुछ अपना एक एक चीज पेन डाउन करवा लो, ताकि फ्यूचर स्टेज पे कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़े लिटिगेशन की। तो मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट का आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या फ्यूचर स्टेज पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द होता है जब इन्वेस्टमेंट जाता है लीगल में, क्योंकि लोग को लगता है ना मैं अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ करना है, बट लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आगे जाके डिस्प्यूट आया फिर कैसे आप उस चीज को मैनेज करोगे। तो दैट इज एन इशू। अगर स्टार्टिंग में देख लो आप तो आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यानी दीज आर द स्टेप टू सेव योरसेल्फ, मस्ट, वेरी मस्ट। सारे फाउंडर्स के लिए, कि इसको तो रखना ही चाहिए।
हाँ, सारे फाउंडर्स के लिए। ठीक है। तो आई थिंक इसका हम इतना ही रखते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप ये बता दो कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, ये ऐसा मतलब हमारे पास ना अवेयरनेस बहुत कम है, तो हम क्या करें अपने आप को लीगली सेफ गार्ड करने के लिए? देखिए, इसका ना बहुत सेटल्ड आंसर नहीं है। मैं आपको हाँ। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी कि जब भी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, बिजनेस क्यों कर रहे हो आप? हम्म। क्या आप क्या इम्पार्ट कर रहे हो सोसाइटी के लिए, और आपको लोग क्यों खरीदे? 3 क्वेश्चंस, ठीक है? अब आपको आपने अपने जो आपका आइडिया है उसको एक स्टैंड अपार्ट कर लिया कि भाई आई एम वेरी यूनिक एंड मार्केट में मेरी डिमांड है और लोग मेरे को खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो अब खरीदिंग में आप कहीं जैसे ट्रेडमार्क का बहुत ज्यादा आता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का, तो आपने जो अपना कंपनी का नाम एबीसी XYZ या जो भी XYZ आपने अपना किया है, वो किसी और कंपनी का नाम तो नहीं है। उसको पहले एक बार रिसर्च कर लो अच्छे से कि आप किसी कंपनी का नेम तो कॉपी नहीं कर रहे हो। लेट सपोज आपका बहुत यूनिक नाम है, आपका नाम है लेट सपोज मोबाइल, तो आपको लगता है कि भाई मोबाइल तो किसी ने अपना अभी तक ट्रेडमार्क नहीं कराया और मेरा मोबाइल जो नेम है मेरी कंपनी का बहुत यूनिक है, आप इमीडिएटली उसका ट्रेडमार्क ले लो, ठीक है? और ट्रेडमार्क अगेन एक अच्छे अटॉर्नी से करवाओ ताकि आप फंसो नहीं। देर आफ्टर अगर आपका मतलब ये सारी ना आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है और किस किस लाइसेंस की, एग्रीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक जो जर्नल जो सबके साथ होता है, क्योंकि आई हैव डन ट्रेडमार्क लिटिगेशन कई सारे, तो मोस्टली ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एक कॉमन टॉपिक है जो आता ही आता है, लेकिन बाकी सारे जो डिस्प्यूट्स है वो डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस कि किसका किस नेचर का बिजनेस है, उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो अगेन अगर हमें ये क्लियर है कि बिजनेस क्या है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बेटर बता पाती हूँ। ठीक है। बट एक जनरली जो डिस्प्यूट आता है वो या तो फाइनेंस का आता है बिटवीन को फाउंडर्स, और अगर आपका किसी कॉम्पिटिटर के साथ में, तो आपका मोस्टली ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का आता है, या मे बी आपके सोल्यूशन सेम हो सकते हैं, आइडिया सेम हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको उससे कोरिलेट करेगा। इस टाइप के डिस्प्यूट आते हैं। तो अगेन इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द फाउंडर कि वो कितना रिसर्च करके अपने जो आइडिया है उसको स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब इसको इतना ही रखते हैं, एंड देन हम थोड़ा एंड की तरफ चलते हैं कि जनरल पब्लिक में आपको क्या लगता है कि लीगल एजुकेशन कितनी है नॉर्मली लोगों में, मतलब इंडिया में जनरल पब्लिक में कितनी एजुकेशन है, और क्या इसको और होना चाहिए? लाइक ये जनरल आपके हिसाब से, आपका जो एक्सपीरियंस इतने सालों का रहा है। देखिए, एजुकेशन तो सबको है बट लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते लीगल में, जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया लोग के। लोग जब बहुत ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं तब लीगल में आते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इनिशियल स्टेज पे आ जाओ ताकि वो चीज नासूर ना बन पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हर किसी को पता है कि डिस्प्यूट होगा, पैसे पे आकर के डिस्प्यूट होगा, बट लोग लीगल में इन्वेस्ट नहीं करने की जगह इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते अपने लीगली अपने आप को सिक्योर करने के लिए। मेन जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक करेक्ट टर्म है लीगल इन्वेस्टमेंट। ओके। जैसे लोग बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बैंक में क्यों फंड्स रखते हैं कि भाई क्राइसिस के टाइम पे हमको वो फंड हेल्प करेगा, वरना उस फंड को हम यूटिलाइज भी तो कर सकते हैं ना। हमेशा हमारे बैंक में फंड्स हमारे बैड टाइम्स के लिए ही होता है। तो लोग अगर लीगल इन्वेस्टमेंट इनिशियल स्टेजेस पे करना शुरू कर दे तो जो बिजनेस डिस्प्यूट्स है वो होना बंद हो जाएंगे। ऑलरेडी अगर एग्रीमेंट्स है तो केस कंटेस्ट करने में भी आसानी होती है। तो लोग अगर लीगल इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, गोइंग इनटू द क्वालिटी, तो ये जो हैसल्स है ना जितने भी सारे बिजनेस ओनर्स के या किसी के भी, वो खत्म हो जाएंगे। ओके। स्टार्टिंग से ही आप जिस टाइम पे आपको आपका दिमाग में आपका आइडिया आया, एट दैट वेरी मोमेंट गेट अ वेरी गुड लॉयर, उसके साथ सब कुछ डिस्कस करो। और एक कोई भी वकील आपका आइडिया कभी भी चोरी नहीं करता, किसी को फ्लोट नहीं करता। इट इज बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट, कि जो भी आपका एडवोकेट है वो दोनों के बीच में रहेगा, वो आपको सही मार्गदर्शन दे पाएगा। अवेयरनेस सबके पास में है, उसको एग्जीक्यूट करने की बहुत जरूरत है। तो जिनको भी अवेयरनेस है वो उसको एग्जीक्यूट करें, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। So this will be your piece of advice for every individual एब्सोल्युटली। कि आप अपने आप को सिक्योर करिए, आपके फाइनेंस को, अपनी कंपनी को, आप क्या जो भी चीजें आप कर रहे हो। लीगली सिक्योर कीजिए डे वन से। अगर आप एक अपनी कंपनी को एक आप अच्छे लेवल पे देखना चाहते हो, एक यूनिकॉर्न देखना चाहते हो, तो यूनिकॉर्न आप तभी बनोगे जब आप लीगली सिक्योर होगे। ट्रू। लाइक मैं यूनिकॉर्न्स के अगेंस्ट भी मैटर कंटेस्ट किया है एंड वी हैव वन दैट मैटर। रीजन बीइंग कि जो मेरे क्लाइंट्स थे उन्होंने मेरी बात फॉलो किया था, तो वी हैड एवरीथिंग इन आवर हैंड। So, and like we won that matter, they were of 10 crores, 20 crores, sometimes 200 crores also. ठीक है। So,
अगर हम हारते तो हमको देना पड़ता, जीते तो हमने कंपनसेशन भी लिया। ये तो अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच श्रद्धा। मतलब ये बहुत शॉर्ट में और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था, मुझे तो बहुत मजा आया। आई रियली होप कि आगे आपको कभी टाइम मिले एंड हम किसी और टॉपिक पे बात कर सके इसी Definitely. field में। मुझे डेफिनेटली। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। यू हैव दैट पॉजिटिव वाइब ना जो लोगों में आती है कि कि दे आर ऐसे नहीं होते कि जो कर्म करते हैं, तो उस टाइप से वाइब आपसे आ रही है एंड इट्स रियली पॉजिटिव। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रद्धा। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।